हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपका जीएस का एलटी ग्रेड का जीएस का मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जिसमें हम वन लाइनर फॉर्म में कर रहे हैं। और आपने इससे पहले 3 क्लासेस देख लिए हैं और वो 3 क्लासेस हैं आपकी हिस्ट्री की। तो एक में मैंने एशियन इंडियन हिस्ट्री कराया, एक में मिडवल करा दिया और एक में आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करा दिया है मैंने। और आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो आज का पूरी क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी को फिनिश करेंगे। अब हमें ये देखना है कि कितने समय में ये ख़त्म हो पाता है। तो एक क्लास में एक पूरा का पूरा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो आज इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म करना है और कल हम वर्ल्ड पे पहुंच जाएंगे। कल हम वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी करेंगे। तो समय नहीं है, तो इस वजह से हमें इस तरह से ही करना होगा। और तो मैं फटाफट से कराऊंगी, फास्ट कराऊंगी, ताकि ज़्यादा समय ना लगे और हम जल्दी जल्दी से अपना पूरा कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, जिसमें हम भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। तो इस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। तो भैया मिजोरम की सीमा जो है वो भूटान से नहीं मिलती। वो राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती तो मेघालय की भी नहीं मिलती है। ठीक है, भारत के राज्य तटरेखा पर स्थित है। तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का कितना हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र कहाँ आता है, भारत के अंतर्गत आता है। भारतीय उपमहाद्वीप का वो देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, श्रीलंका में। भारत में कन्याकुमारी कहाँ अवस्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। वो एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है वो है कोलकाता। भारत का वो नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है वो है उदयपुर, त्रिपुरा। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है गांधीनगर। वो भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो है आपका मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 पूर्वी। यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14.30। भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है प्रयागराज नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे पर होता तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय लगभग 7 बजे प्रातः होता। भारत का वो राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत ने नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी, 92 डिग्री 30 पूर्वी पर। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन है, वो है उज्जैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ लाइन सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित करती है। डूरन लाइन किसके मध्य भारत की सीमा निर्धारित करती है, अफगानिस्तान के मध्य। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी, श्रीनगर को। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्राप्त 5 बजे तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या है, 7 AM। भारत का प्राचीनतम भाग है दक्कन का पठार। अब चलते हैं संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में। तो भारत का वो राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो भाई गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। सिलवासा किसकी राजधानी है, सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या किसमें है, दिल्ली में है। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, लद्दाख। ठीक है, 69,146 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन कौन शामिल हुई है, सिक्किम शामिल हुआ है। वो राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है वो है त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। वो शहर नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है तो वो है आपका गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे सीमावर्ती देश में। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में। भारत के वे राज्य संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वो है जम्मू कश्मीर,
पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत का वो राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो है त्रिपुरा। वो राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है वो है मिजोरम। म्यांमार सीमा के सारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब चलते हैं कर्क रेखा और मानक समय पे। तो भारतीय मानक समय इस मध्याह्न देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित किया गया है। अन्य तथ्य पढ़ लेते हैं। तो सही सूची ली है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट, तो ये है घोघला द्वीप, इस द्वीप में स्थित है। कासरकोड आपका कर्नाटक में स्थित है। कप्पड़ केरल में स्थित है और रूशीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। ठीक है। अब भारत का वह राज्य जिसने कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो आपका एक प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन शैक्षिक नगर है। धनबाद खनन नगर है और आबू आपका पर्यटन नगर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। तो पर्वत और पहाड़ देख लेते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है। अब दर्रा देख लेते हैं कहाँ कहाँ स्थित है। तो देवसा आपका हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, चांगला दर्रा लद्दाख में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय से त्रिशूल शिखर। नेक्स्ट है बटेश्वर पहाड़ी आपकी कहाँ है, भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला मणिपुर में है। धोशी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। ठीक है। अब भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी पर्वत देख लेते हैं। तमिलनाडु में आपकी डोडा बेटा चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान में है। सारामती नागालैंड में है। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। ठीक है। गुरला मंदाता शिखर कहाँ स्थित है, हिमालय पर है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इलायची यानी कि कार्डेमम पहाड़ी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पीर पंजाल है। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम को। ठीक है। ये एक भ्रंशोद पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड लावा बेसॉल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन क्या है, पश्चिमी घाट से हैं। कंचनजंगा शिखर कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। अस्काई चीन का भाग है। लद्दाख पठार हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है वो है आपका धौलाधार और पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है, नंदा देवी में। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं वे है नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो है आपका केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु की सीमा पे आपकी कार्डमम पहाड़ियां जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। लघु हिमालय माना गया है 1650 से 1870 में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है धौलाधार और पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधार और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां कहाँ हैं, लघु हिमालय में। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। ठीक है। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। नागालैंड सारामती नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। नोकरेक कहाँ है, मेघालय में। अगस्ता मलाई कहाँ है, केरल में। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। दिहांग देबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है, तो मैकाल रेंज आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। अरे ठीक। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन अवस्थित है, लेह। ठीक है। अब पठारी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दंडकारण्य कहाँ पे है आपका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। अब चलते हैं मैदानी क्षेत्र में। तो राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लीस्टोसीन और अभिनव जमाव का। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। अब चलेंगे अपवाह तंत्र में। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम पे तो सबसे पहले कर लेते हैं सिंधु बेसिन को। पंचनद में सम्मिलित नहीं है कौन, सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश श्रृंखला। वो नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है वो है सतलज। दूध गंगा नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी, झेलम की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक। ठीक है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली कौन सी नदी है, तो यह है आपकी सतलज नदी। वो नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज का उद्गम जो है भैया वो भारत में नहीं है। व्यास और सतलज नदियों के मध्य में कौन फैला हुआ है, तो बिष्ट दोआब फैला हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन में। वो नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र में आपका माजुली नदी द्वीप जो है वो
ब्रह्मपुत्र में स्थित है। वो नदी जिस पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो है तिस्ता। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण करना। वो नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो स्रोत बिंदु है वो लगभग आपका एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे गंगा बेसिन पे। आ जाओ। भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है आपकी जोंक नदी। जोंक नदी जो है वो भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा से। वो स्थान जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। ठीक है, बेतवा नदी किससे मिलती है आपकी? यमुना से। और वो नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा पे। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्वती अफवाह। वो नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है वो है आपकी कोसी नदी। ठीक है, वो नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के तट पर। वो नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो वो है आपका गोमती नदी। वो गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, तो वो है आपका सोन नदी। ठीक है, यमुना आपकी यमुनोत्री बंदर पूछ में है, कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, और महानदी आपकी सिहावा पहाड़ी पे है। ठीक है, उद्गम स्थल। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, तो गोदावरी आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? गोदावरी का। कृष्णा बेसिन, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तेल नदी। अन्य नदियों की बात कर लेते हैं, तो भारत की ये नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, तो माही नदी कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। ठीक है, मालप्रभा आपकी कृष्णा की सहायक है, हेमावती कावेरी की सहायक है, मंजरा गोदावरी की सहायक है, और प्राणहिता आपकी गोदावरी की सहायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है वो है तापी नदी। गोदावरी की सहायक है वेनगंगा, नर्मदा की सहायक है तवा, कृष्णा की सहायक है दूधगंगा, कावेरी की सहायक है हेमावती। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब यानी कि टैंक से निकलती है वो है ताप्ती नदी। कोसी नदी का स्रोत स्थित है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। वो नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो वो है आपकी महानदी। ठीक है, वो भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो है नर्मदा और तापी। ठीक है, अब बात करते हैं नदी घाटी परियोजना और नदी पर अवस्थिति की। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वैगाई नदी। ठीक है, पश्चिमी वाहिनी नदी जो 9 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है वो है नर्मदा। स्विफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। वो भारतीय नदी जो एक्सचुरी बनाती है वो है आपकी ताप्ती। ठीक है, अरब सागर से गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है शतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में। जो आनंदमुख बनाने वाली नदी है नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वो नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है वो है कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी नहीं है वो है हुगली। भारत की वो नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वो है दामोदर। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं वृक्षनुमा। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। ठीक है, हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा। संकोच नदी सीमा बनाती है असम और अरुणाचल के बीच में। वो नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है वो है महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से लेकर के पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नदी और सहायक नदी, तो गंगा की सहायक कौन है भाई? गंगा की सहायक है सोन, गोदावरी की सहायक है मंजरा, कृष्णा की सहायक है भीमा, यमुना की सहायक है केन। अब बात करते हैं नदियों के किनारे स्थित नगरों की। तो विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है धौली गंगा और गंगा के। धौली स्थित है भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, और औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था खिरकी। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है 600वीं। ठीक है, अब तटीय भाग और द्वीप समूह। तो पूर्वी भाग पहले पढ़ेंगे। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के। ठीक है, किस झील के? पुलिकट झील के। पश्चिमी भाग कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कक्ष के रन में। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला
क्षेत्र। वो राज्य जिसमें औसत समुद्र के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है वो है केरल। अब द्वीप समूह की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है अमीनी द्वीप। भारतीय द्वीपों में से वो द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य है वो है रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सालसेट। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। ठीक है, अब बात करते हैं द्वीप और अवस्थिति की। वेयंद शखोदर है कक्ष की खाड़ी में, पिरम है खंबात की खाड़ी में, द्वारका है अरब सागर तट पे, दीव है काठियावाड़ तट पे। भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। वह द्वीप जो भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है वो है मिनिकॉय। केरल तट को इस नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से। भारत वो शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है वो है गोंडवाना समूह। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है कहाँ का? पूर्वी घाट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख घाटियां, प्रपात और झीलें। वो हिमनद जो नुब्रा घाटी में अवस्थित है वो है सियाचिन। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का हिस्सा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। वो हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है वो है मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में। ठीक है, जलप्रपात और नदी तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। जोग जलप्रपात शारावती नदी पे। वट्टापराई जलप्रपात है पजियार नदी पे। धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे। बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है आपका बूढ़ा नदी पे। ठीक है, अब राज्य और गर्म झरने। हिमाचल प्रदेश में आपका मणिकर्ण गर्म झरना है। उड़ीसा में आपका तप्त पानी गर्म झरना है। महाराष्ट्र में आपका ब्रजेश्वरी गर्म झरना है और राजस्थान में आपका नारायणी गर्म झरना है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप क्या है? आपका ग्रेफाइट है। अब भारत के जलप्रपात और अवस्थिति देख लेते हैं। ठीक है, बरकाना आपका कर्नाटक में है। खंडाधार उड़ीसा में है। वाझा जल आपका केरल में है। पलानी आपका हिमाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है कुंचिकल, कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, अब बात करते हैं झीलों की। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। वो झील जो भारत के 2 राज्यों में सीमा साझा करती है वो है आपकी पुलिकट झील। भारत वर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। वो जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ है वो है इंदिरा सागर। रहस्यमय झील कहाँ स्थित है? तो रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई की मीठी नदी कहलाती है विहार झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। भारत में फुलर झील है उत्तर प्रदेश में। अन्य तथ्य देख लेते हैं तो हिमनदी और इनकी अवस्थिति देख लेते हैं। तो सियाचिन हिमनदी है नुब्रा घाटी में। बैफो हिमनदी है बाबरलो घाटी में। बाराशिगरी हिमनदी है चंद्र घाटी में। सोनापानी हिमनदी है चंद्रा घाटी लाहौल में। माना दर्रा है उत्तराखंड में। नीति दर्रा है उत्तराखंड में। दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। अगिल दर्रा है अंका लद्दाख में। ठीक है, वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है वो है पश्चिमी विक्षोभ। चौरा बड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। भारत के प्रमुख दर्रे, बड़ा बोमीडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का वो राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है वो है सिक्किम। वो दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है वो है खैबर दर्रा। वो दर्रा जिसमें से ले जाने का रास्ता है वो है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा किसमें है? सिक्किम राज्य में है। ठीक है, 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया, भारत और चीन के बीच। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। बोमीडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। शिपिकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानसून और वर्षा को। तो भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन कौन सी है? दक्षिण पश्चिमी पवन है। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है किसका? मानसून का। ठीक है, भारत का वो राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है वो है केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पे। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो भैया चाय की खेती वहां पर अभिष्ट होगी। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है तमिलनाडु। वो स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वो है लेह। भारत का वो क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर में। भारत में वर्षा का आधिपत्य होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा।
कोलकाता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान किसका है? लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? केरल है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। भारत का वो क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है वो है उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मासिन राम। तड़ित मेघ किसको कहते हैं? कपासी वर्षा को। लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लालीना भी प्रबल होता है। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मालाबार तट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वो राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो सदाबहार वन पाया जाता है आपका पश्चिमी घाट में। भारत का वो राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है वो है मध्य प्रदेश। भारत में अधिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। वृक्षाधिक क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। वो वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है वो है यूकेलिप्टस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.71%। कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.91% है। वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62% है। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वो देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है वो है भूटान। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वो राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है वो है अरुणाचल प्रदेश। सागौन और साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। भारत का वो राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है मिजोरम। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वो राज्य जिसमें वन आच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। वो राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। प्राकृतिक आपदाएं, तो प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ की। भारत का वो क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिका क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है 4। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। कब? 50 वर्ष से। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है उड़ीसा। अब बात करते हैं चट्टाने, शैल और मृदा से। तो मिट्टी और राज्य देख लेते हैं। जलोढ़ आपको मिलेगी यूपी में, काली मिलेगी महाराष्ट्र में, लाल मिलेगी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थली मिलेगी आपको राजस्थान में। ठीक है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना की। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य ये दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है कहाँ? उत्तर की ओर। मृदा में संबंधित है एडेफिक। बेसॉल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी होती है रेगुर मिट्टी। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों यानी कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौ एल्स के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिमयुगों में से वो युग जिसमें हिमानीकृत हुआ प्लीस्टोसीन हिमयुग है। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो है चूना पत्थर। शैल का कायांतित तुल्यमान रूप है शिष्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर के नाम से। वो मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वो मृदा नमी को रोके रखती है वो है आपकी काली मृदा। काली कपास मिट्टी जानी जाती है रेगुर नाम से। स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। ठीक है। अब चलते हैं जलोढ़ मिट्टी पे। तो भैया जलोढ़ मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी? यूपी में मिलेगी, काली महाराष्ट्र में मिलेगी, लेटेराइट आपको केरल और असम में मिलेगी और लाल मिलेगी आपको तमिलनाडु में। वो क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है वो है चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अब चलते हैं लेटेराइट मिट्टी पे। तो मिट्टी का निक्षालन संबंधित है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी मिलती कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लवड़ी और क्षारीय मिट्टी देख
लेते हैं। तो लावा मिट्टी आपकी मालवा पठार में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? गुजरात में है। वो मिट्टी जिसको जिप्सम के द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है वो है क्षारीय मृदा। ठीक है, अब बात करते हैं पर्वतीय मृदा और अन्य तथ्यों की। तो भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है जस्ता। भारत का वो क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वो है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइट का। सिंचाई और नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पे स्थित है। गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है प्राकृतिक गैस। घाट प्रभा नहर परियोजना है आपकी कर्नाटक राज्य में। उकाई नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना है आपकी महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना है आपकी झेलम में। उकाई कहाँ किस नदी पर बनी हुई है? तो तापी नदी पे बनी हुई है। जायकवाड़ी परियोजना आपकी गोदावरी नदी पे बनी है। खड़गवासला परियोजना आपकी मूथा नदी पर है और मयूराक्षी परियोजना आपकी मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है। अब आगे चलते हैं। चेरुथानी बांध कहाँ पर अवस्थित है? पेरियार नदी पर अवस्थित है। मलमपुझा बांध कहाँ स्थित है? मलमपुझा नदी पर है। कोटेश्वर बांध कहाँ बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। वो राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना चल रही है वो है हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पे बनाया गया बांध है राजगाड़ बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर और वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है वो है भागीरथी नदी। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना बनी है आपकी कृष्णा नदी पर। भारत का वो राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है वो है आंध्र प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। वो नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है वो है चंबल घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी बेतवा नदी पे। भारत का वो राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वो है उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध स्थित है रावी नदी पे। तिलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनशा जे दस्तूर ने। वो परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है वो है तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है सतलज। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए वो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मंगलम सिंचाई परियोजना आपकी केरल में है। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली से पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य है सिंचाई और नौका गमन। आगे बढ़ते हैं। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलज और ब्यास। रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है त्रिपुरा से संबंधित है। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। ठीक है, अब हम देखेंगे योजना और राज्य को। तो मेट्टूर बांध आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। कृष्णराज बांध कर्नाटक में है आपका। ठीक है, अब चलते हैं खनिज संसाधन पर। तो सबसे पहले देखेंगे लौह अयस्क। तो बैलाडीला खान प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। कोडरमा में प्रचुर मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। दंतेवाड़ा खदान आपकी छत्तीसगढ़ में है। नोवा मुंडी खदान है आपकी झारखंड में। सुंदर खदान है कर्नाटक में। बैलाडीला खदान है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, खनिज और खान देख लेते हैं। तो तांबा आपका तलोजा तेरगांव खान में मिलता है। लौह अयस्क में बैलाडीला खान में आपको लौह अयस्क मिल जाएगा। बालाघाट में आपको मैग्नीज मिलेगा और लेनूर खान में आपको अभ्रक मिलेगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। लौह क्षेत्र है आपका कुंद्रेमुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योंझर में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है लौह अयस्क की खोज से। भारत के निम्न लौह और इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है भद्रावती। तांबा जो है खेतड़ी कॉपर बेल्ट स्थित है राजस्थान में। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता में। ठीक है, वो राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है तो वो है आपका राजस्थान में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
बॉक्साइट, भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा और गुजरात। कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है, बरजोरा में। भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है, रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है नेवेली। अब कोयला क्षेत्रों की अवस्थिति देख लेते हैं। तो माकुम आपका है असम में, नामचिका है अरुणाचल प्रदेश में, गिरडीह है आपका झारखंड में, सोहागपुर है आपका मध्य प्रदेश में। कोयला खदान भारत के राज्य, झिलमिल आपका छत्तीसगढ़ में, कर्णपुरा झारखंड में, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा में, सोहागपुर है आपका मध्य प्रदेश में। अब कोयला क्षेत्र और राज्य को देख लें। रणजीत घाटी है सिक्किम में, तंदूर है तेलंगाना में, वरोरा है महाराष्ट्र में, ललमटिया है आपका झारखंड में, गुरु महिसानी है लॉयस, तलचर है कोयला में, जादूगुड़ा है यूरेनियम में, जावर है आपका जस्ता में। भारत में कोयला 2008-9 को दो सबसे बड़े उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग 60%। वो राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है वो है तमिलनाडु। बाद में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। नामफुफ कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका झारखंड में अवस्थित है। अब आगे भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में। भारत में दो अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। शैल तंत्रों में भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है गोंडवाना तंत्र। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, अब कोयला क्षेत्र और अवस्थिति देख लेते हैं। तो तालचेर आपका कहाँ पर है? महानदी घाटी में। कर्णपुरा है दामोदर घाटी में। सिंगरौली है सोन घाटी में। सिंगरेनी है गोदावरी घाटी में। अब बात करते हैं अब्रक की। तो भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अब्रक में। भारत में सबसे बड़ी अब्रक मेखला पाई जाने वाली जिले है हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत का वो राज्य जो कच्चे अब्रक का अग्रणी उत्पादक है वो है आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं सीसा और जस्ता की। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है राजस्थान में। अन्य खनिज, भारत के इस राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं केरल में। भारत का वो राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध राज्य है वो है राजस्थान। ठीक है, अब चलते हैं खदान और खनिज में। खेतड़ी में आपको मिल जाएगा तांबा, गिरडी में मिल जाएगा कोयला, सुंदरगढ़ में लॉयस मिलेगा, कोरापुट में मिलेगा बॉक्साइट। एक अधात्विक खनिज नहीं है आपका एपेटाइट। भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, खनिज अन्वेषण, अभिकरण और मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड है नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी है भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे खनिज और उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर आपको मिलेगा सीमेंट, कॉपर बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, मैग्नीज इस्पात। भारत का वो राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है मध्य प्रदेश। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? आपका कोयला है। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। तो जादूगुड़ा आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वो खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है वो है ग्रेफाइट। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। वो राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है वो है उड़ीसा। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम के। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है आपका केरल में। भारत का वो राज्य जो एब्सिस्ट का सर्वाधिक उत्पादक है वो है आंध्र प्रदेश। भारत का वो क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है वो है छोटा नागपुर का पठार। भारत का वो राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो है राजस्थान। तांबा आपको मिल जाएगा मोसबानी में, लॉयस मिलेगा बादाम पहाड़ में, मैग्नीज मिलेगा छिंदवाड़ा में और अब्रक मिलेगा आपको हजारीबाग में। अब चलते हैं ऊर्जा संसाधन पे। तो परमाणु ऊर्जा सबसे पहले देखेंगे। वो स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है वो है कुडनकुलम। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है तमिलनाडु में। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग 3.3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। अब परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य में बात करेंगे। तो कलपक्कम आपको तमिलनाडु में मिलेगा, नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, काकरापार आपको गुजरात में मिलेगा और ट्राम्बे आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थित मिलेगा। ठीक है,
अब स्थान और कार्य देख लेंगे, ठीक है। तो काकरापार में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पोखरण में आपका परमाणु बम विस्फोट स्थल है, तुम्बा में आपका रॉकेट मोचन केंद्र है और श्रीहरिकोटा में हम उपग्रह मोचन स्टेशन है, ठीक है। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना किसने की, कहाँ की गई थी? तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति के द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग कितना है? लगभग 2% है, ठीक है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो तमिलनाडु का पुम्पंडलम पेरुंगुंडी क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? पवन ऊर्जा के लिए। श्री समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है वो है तमिलनाडु। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है तमिलनाडु। अब बात करते हैं पनबिजली ऊर्जा की। तो शिवाना समुद्रम और कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र है खंबाट तट। पीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई है 356 किलोमीटर। राणा प्रताप सागर राजस्थान संबंधित है पनबिजली ऊर्जा केंद्र से। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था कर्नाटक। जल विद्युत गृह स्थित है कोयना में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिवसमुद्रम। भारत का वो राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन के प्रथम स्थान है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी कहाँ पे? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था सिंड्रा पाग में। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलज नदी पर। सफेद कोयला कहा जाता है जल विद्युत शक्ति को। समुद्री लहरों में विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है आपका केरल में। अब चलेंगे ताप ऊर्जा पर। कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है आपका दादरी सिंगरौली। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई, तो एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है आपकी सिंगरौली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ताप विद्युत गृह और राज्य को हमें मिलान कर लेना है, ठीक है। तो बाढ़ ताप विद्युत गृह है आपका बिहार में, लारा आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कुडकी है आपका कर्नाटक में और गाडरवारा है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं कोयला आधारित परियोजनाएं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? ऊष्मीय थर्मल ऊर्जा का। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है कहां पर? तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला है। सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आपका सौर ऊर्जा का, ठीक है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है का सौर शक्ति का, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य तत्व की। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। अब चलेंगे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधन में। आली आबेड तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है राजस्थान और गुजरात। भारत का वो राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है वो है गुजरात। नून माटी का तेल शोधक कारखाना है असम में। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है तेलंगाना। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है बॉम्बे हाई में। गुजरात पेट्रोलियम निगम के द्वारा गुजरात का वो क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडार का पता चला है वो है कांडला क्षेत्र। वो राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वो है आपका गुजरात। हजीरा उर्वरक कारखाना कहां पर आधारित है? प्राकृतिक गैस में। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर में, ठीक। और उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वो प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, ठीक है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? जामनगर में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया माकूम में। नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का वो भाग जहाँ प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया जाता है वो है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। गुजरात में जहाँ हाल ही में तेल पाया गया है वो स्थान है अंकलेश्वर, ठीक है। अब बात करते हैं तेल शोधनशाला और राज्य की। कोयली आपका गुजरात में है, बरौनी आपका बिहार में है, करनाल आपका हरियाणा में है, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है क्या? आपका अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं जल को। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तेल और गैस। वो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है वो है मोरन। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात में। नगर और उद्योग देख लेते तो अहमदाबाद आपका सूती वस्त्र मिलेगा, राउरकेला में आपको लौह इस्पात उद्योग मिलेगा, कपूरथला में आपको रेल कोच उद्योग मिलेगा और बरौनी में आपको तेल शोधन
उद्योग मिलेगा। ऑटोमोबाइल आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। एल्यूमिनियम उद्योग आपको अल्पुरम केरल में मिलेगा। पटसन आपको जगद्दल पश्चिम बंगाल में मिलेगा और रेशम उद्योग आपको चन्नापटना कर्नाटक में मिलेगा। अब चलेंगे उद्योग और व्यापार में, जिसमें हम सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग देखेंगे। तो लौह इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है वो है सेलम। भारत का वो नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है वो है पानीपत। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर में। वो देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने से प्राप्त किया गया है वो है सोवियत संघ। हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? रेणुकूट में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और किसी एक का संयुक्त उपक्रम है वो है रूस। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष 24 जनवरी 1973 में किया गया। भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है वो है नालको। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है रूपनारायणपुर में। कृषि आधारित उद्योग है वो मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है वो है काली मिर्च। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। वो मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है तो वो है काली मिर्च। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। उर्वरक कारखानों में इफ्को के द्वारा संचालित नहीं होता है सिंदरी। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है अखबारी कागज। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है वो है पश्चिम बंगाल, अब का है महाराष्ट्र है। ठीक है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। शक्कर नगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? तेलंगाना है। भारत में रबर उद्योग स्थित है आपका पंजिम में। सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है आपका केरल। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात में। अन्य उद्योग देख लेंगे तो वो उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है वो है आपका शिक्षा। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है आपका चाय। भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोत का निर्माण होता है मझगांव पोत निर्माण यार्ड में। ठीक है। अब बात करते हैं व्यापार की। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। भारत का वो राज्य जहां वोल्क्सवैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया चक्कनपुड़े में। वो राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया वो है सिक्किम। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र आपका औद्योगिक केंद्र है कुर्ला। कोलकाता हुगली है आपका रिसड़ा। अहमदाबाद बड़ोदरा है कलोल। मद्रास कोयम्बटूर में बंगलुरु है भद्रावती औद्योगिक केंद्र। ठीक है। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल अवस्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वो नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है वो है भोपाल। भारत वह औद्योगिक प्रदेशों जहाँ शिवकाशी केंद्र स्थित है वो है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। अब चलेंगे हम परिवहन पे। तो आप सबसे पहले करेंगे सड़क परिवहन। तो भारत के प्रमुख 4 नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले कार्यक्रम को जाना जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज से। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सड़कों की लंबाई में भारत के प्रथम पायदान पर है महाराष्ट्र। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7। अब कौन सा है? अब है NH44। ठीक है। भारत में वो नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है वो है चंडीगढ़। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है खनिज और धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम। ठीक है। भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली और जयपुर। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से कहां पर मिलेंगे? झांसी में। 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर है मुंबई और पुणे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है वो है उत्तर प्रदेश, 8,483 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। भारत का वो राज्य जिसको प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है वो है महाराष्ट्र। भारत का वो राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है वो है महाराष्ट्र। स्वर्णभुज चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग के विकास से है। नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है, आगरा शहर में। अब चलेंगे रेलवे परिवहन पर। उत्तर मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है प्रयागराज में। रेलवे जोन मुख्यालय पश्चिम रेलवे दक्षिण पश्चिमी रेलवे है हुबली हुबली का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में और दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। अब है वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है वो है पंजाब और तमिलनाडु। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोह से मैंगलोर को। भारत का वो राज्य जो रेल सेवा से वंचित है वो है सिक्किम, मेघालय। भारत में पहली बार CNG से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई है हरियाणा। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। आप चलेंगे जल परिवहन और बंदरगाह पे। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है आपका पारादीप। अब गंगावरम
प्रारंभ आंध्र प्रदेश है। गंगा नदी का वो भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया तक। रसायन व रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दाहेज। भारत का खुला सागरी बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है प्रयागराज को हल्दिया से। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह आपका नहीं है चेन्नई, चेन्नई आपका कृत्रिम बंदरगाह है। बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण क्या है? आपका हल्दिया है। ठीक है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था NINI अवस्थित है आपका पटना में। वो बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है तो वो है आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है वो है न्यावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन बंदरगाह। ओडिशा तट पर अवस्थित बंदरगाह है पारादीप। वह तट जो कोची बंदरगाह से संबंधित है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्तम समुद्र पत्तन है योकोहामा। अरब अब नगोया है। ठीक है, अब नगोया हो गया है। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी कि शिपयार्ड है आपका कोचीन। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग की तरफ प्रयुक्त हो रहा है हल्दिया और प्रयागराज के मध्य गंगा। हवाई परिवहन और अन्य परिवहन तो भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। पत्तन जहां LNG टर्मिनल नहीं है वो है आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, अब चलते हैं मानव प्रजातियों पे। तो जनजाति और राज्य को देख लेते हैं। थारू आपकी उत्तर प्रदेश में है, बुक्सा उत्तराखंड में है, मुंडा आपकी झारखंड में है और गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है? मणिपुर में है। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है आपकी तमरिया जनजाति। ठीक है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर संबंधित है जम्मू कश्मीर से। जरवा आदिवासी पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो है मुंडा जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू 2011 की जनगणना के अनुसार। वो जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है वो है थारू। भारत की वो जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है वो है संथाल जनजाति। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है आपकी गद्दी जनजाति। चकमा शरणार्थी है कहाँ के? बांग्लादेश के। ठीक है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। जरवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे कहाँ के निवासी हैं? अंडमान निकोबार के। वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है वो है टोडा जनजाति। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है वो है मंगोलैड। हिमाचल प्रदेश का वो जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है वो है चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है आपका चलवासी पशु चारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कृषि और पशुपालन पे। सबसे पहले देखेंगे चावल को। ठीक है, तो वो फसल जिसकी रुपाई की जाती है वो है धान। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट। रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि और संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने पे लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल है एमाइलोज का। स्थानांतरित कृषि प्रचलित है नागालैंड में। कुल उत्पादन के सापेक्ष वो फसल जिसका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम है वो है आपका चावल। भारत का वो राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है पश्चिम बंगाल। जया, पद्मा और कृष्णा किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? धान की है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं गेहूं की। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। राष्ट्र है गेहूं की फसल का रोग। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। अब बात करते हैं कहवा की। भारत में देश का सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है कर्नाटक। भारत में कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलूर जनपद में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। कॉफी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है आपका कर्नाटक। अब चलते हैं गन्ना। तो गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार और गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है दक्षिणी राज्यों में। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया और तमिलनाडु हो गया। भारत का वो राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किसमें? गन्ना में। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है वो है गन्ना। अब बात करेंगे जूट की। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल राज्य में। आगे बढ़ते हैं।
कपास, ठीक है। तो वो देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में विश्व में सर्वाधिक है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। सोयाबीन की बात करते हैं तो भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। तिलहनी फसलों की बात कर ले तो पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली सरसों की, ठीक है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान है। अन्य फसलें, वो फसल जो मूल नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है वो है आलू। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। वो फसल जो लवण सहिष्णु है वो है आपकी चुकंदर। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले खेती। मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र में। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम और पायराइट का। बारह पूसा एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। वो राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है वो है केरल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति से। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा जिस फल को किस्म है वो है अंगूर की। वो फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है वो है सरसों राई। वो फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा वो है धान। आधारी बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज से। उक्टा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। वो जिला जहां मार मृदा पाई जाती है वो है आपकी झांसी। वो कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है वो है मृतिका। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित वर्गों में उगाई जाती हैं वो है मूंग और उड़द। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है केरल। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की कहाँ स्थित है? केरल में। वो कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो है आपकी जैविक खेती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की। झूमिंग सर्वाधिक वहत है नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत का वो राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है वो है उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन और पशुपालन से। भारत का वो राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की है वो है पंजाब। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की कहाँ अवस्थित है? केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है वो है असम। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश में। भारत का वो राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है 2010 में आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पे। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति कौन सी है? मूंगफली है। भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी होती है सफेद मक्खी से। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। साधारणतः ओरो बैंक की खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो है गेहूं और गन्ना। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। महाराष्ट्र में वो फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है वो है कपास। काजू उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है आपका अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाला उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है अधिक उर्वरक और अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वो राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। वो दलहनी फसल जो वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है वो है राजमा। आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्में है अल्फ्रांसो। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है आपका चौथा। अब सही सुमेल करना है फसल और किस्म को। सरसों आपकी वरुणा की किस्म है। मटर आपकी रचना की किस्म है। अलसी की किस्म है नीलम और चना की किस्म है आपकी राधे, ठीक है। आगे बढ़ अब चलते हैं पशुपालन पे, ठीक है। तो गाय की नस्ल है आपकी देवनी। बकरी की नस्ल है बर्बरी। भैंस की नस्ल है आपकी भदावरी और गाय की नस्ल है आपकी गिर। गाय की नस्ल है थारपारकर, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो है अल्फ्रांसो। लद्दाख की बकरियों
के ऊन से बनाया जाता है पश्मीना शॉल। भारत का वो राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है वो है राजस्थान। अब चलते हैं परमाणु प्रमुख अनुसंधान केंद्र पे। अब नाभिकीय संयंत्र और स्थान, तो कल्पक्कम संयंत्र है तमिलनाडु में, नरोरा संयंत्र है उत्तर प्रदेश में, तारापुर संयंत्र है महाराष्ट्र में, काकरापारा संयंत्र है गुजरात में। शोध संस्थान और स्थिति देख लेते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान है शिमला में, वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पुडुचेरी में हुई थी। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोरहट, असम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है वाराणसी में। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी में। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? आपका नागपुर में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। ठीक है, आगे बढ़। खेती के लिए फसल चक्र का महत्व है, इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है और मृदा कटाव कम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। भारतीय वन्यजीव संस्थान है देहरादून, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है जयपुर, राजस्थान में। और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है पुणे, महाराष्ट्र में। भारत के द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसका नाम प्रस्तावित है आपका भारतीय फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है आपका मेरठ में। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री है। अब चलते हैं विविध पे। तो स्थानांतरणशील कृषि और राज्य को देख लेते हैं। तो पोनम आपकी केरल में होती है, बीरा कृषि होती है मध्य प्रदेश में, झूम कृषि होती है असम में और पोडू कृषि होती है उड़ीसा में। ठीक है, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरेसी पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट है मत्स्य पालन आपका मछली से संबंधित है, फूलों की खेती फूल से संबंधित है, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम से संबंधित है और अंगूर की खेती आपकी अंगूर से संबंधित है। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? नीला। औद्योगिकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। वो प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो है मध्य प्रदेश। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 है 14.2%। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह। फॉन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 77.7%। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है सुल्तानगंज में। भारत का वो राज्य फूलों की खेती में अग्रणी है कर्नाटक। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है कैच क्रॉप। ठीक है, अब नृत्य और माने हुए कलाकार कथकली कृष्णन नायर कथकली जो है आपकी कृष्णन नायर की है, कुचिपुड़ी राजा और राधा रेड्डी की है, भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति की और कथक आपकी उमा शर्मा की है। ठीक है, आगे बढ़। तो इसी के साथ ही आपका ये हो जाता है फिनिश। अब कल हम करेंगे विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज का ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। बहुत फास्ट करा है, इससे फास्ट मैं नहीं करा सकती थी और अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट हूँ तो आप बता सकते हो, मैं थोड़ा सा स्लो भी हो जाऊँगी और अगर आपको लगता है कि और फास्ट करा हो तो मैं और फास्ट भी करा सकती हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैं इतना फास्ट करा ही दिया है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपको स्लो लगता है तो आप बता दीजिएगा, मैं और फास्ट हो जाऊँगी। अगर आपको फास्ट लगता है तो मैं थोड़ा स्लो भी करा सकती हूँ। फास्ट इसलिए कराती हूँ कि ज़्यादा समय का आपकी क्लास ना हो, वरना मैं आराम से अगर स्लो कराऊँगी ना 2 घंटे ले लूँगी, तो मैं नहीं चाहती कि आपका समय बर्बाद हो। और अब एग्ज़ाम बहुत करीब है तो जितना कम से कम में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें वही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल हम करेंगे अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कल की क्लास में। और तब तक के लिए स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तीनों चीज़ें करिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय।